हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए वही महत्वपूर्ण श्रृंखला जो आपकी प्रीवियस ईयर सेट होते हैं, जो सीटेट के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। क्योंकि सीटेट का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, अलग इन द सेंस कि ये बेसिकली उस चीज़ को ध्यान में रख के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आप एज अ टीचर किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेने के बाद प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, वो क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज के सेशन में महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन है जो कि हमारे सीटेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर को लगाते रहिए, आपको आइडिया मिलता रहेगा किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कैसे होते हैं, बिल्कुल आप एज अ टीचर, ठीक है, वैसे थ्योरेटिकल बेस नहीं, एज अ टीचर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको सेंस करने होते हैं कि यहाँ पर आपका रिप्लाई या आपका आंसर क्या हो सकता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आइए आज का ये दूसरा पार्ट है, इस सेशन में देखते हैं कि कौन से ऐसे 30 क्वेश्चन हैं जो आपके पहले आ चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गत्यात्मक कौशल का एक उदाहरण है भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना या फिर निचोड़ना। तो इसे आपको बताना है कि इसमें स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण क्या है। तो बताइए आप कि इसमें स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा होता है। तो इसमें क्या होता है, स्थूल गत्यात्मक कौशल वो कौशल होता है जिसमें बच्चा अपने हाथों, पैरों और क्या कहते हैं टांगों या अपने पूरे शरीर के एक साथ करता है। ठीक है, हाथों, पैरों और पूरे शरीर का मूवमेंट जो है वो क्या करता है, एक साथ करता है। तो यहाँ पर आपका जो है अगर पकड़ना करेगा तो सिर्फ हाथ का करेगा, निचोड़ना करेगा तो सिर्फ हाथ का करेगा, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचेगा तो भी सिर्फ हाथ का करेगा। लेकिन अगर वो भागता है तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा आपका स्थूल गत्यात्मक कौशल, क्योंकि भागने में उसके हाथ, पैरों, पूरे शरीर का मूवमेंट होगा। ठीक है, उसमें पूरी बॉडी का क्या हो जाएगा, मूवमेंट होगा, इसलिए भागना आपका सही आंसर होगा। अब क्या है, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले ग्लास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। तो क्या करता है, पेन पकड़ने से पहले वो ग्लास पकड़ना सीख लेता है। ये सही बात है, क्योंकि छोटेपन में क्या करने लगते हैं, वो घर की चीज़ों को छूने लगता है, टच करने लगता है, तो वो ग्लास पकड़ना सीख लेता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है, शीर्षगामी सिद्धांत या पारस्परिकता या संपर्क का सिद्धांत, बहिष्कार का सिद्धांत या फिर अधोगामी सिद्धांत, ये आपको बताना है, जो कि क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक विशेष पैटर्न को बताता है। ये क्या बताता है, एक विशेष पैटर्न को बताता है कि पहले क्या फिर कहाँ, विकास कहाँ से शुरू होकर के किधर की ओर जाएगा। ये एक विशेष पैटर्न को बताता है, एक विशेष तरीके को बताता है। तो जो ये आपका हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, ये अधोगामी सिद्धांत में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, अधोगामी सिद्धांत में हो जाएगा, क्योंकि अधोगामी सिद्धांत जो होता है वहाँ विकास केंद्र से शुरू होता है। विकास कहाँ से शुरू होता है, केंद्र से होता है बाहर की ओर। ठीक है, केंद्र से होता है बाहर की ओर। अगला देख लो, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं जो हैं वो समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चों के लिए कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो समाजीकरण की आपकी प्राथमिक संस्थाएं हैं। आस पड़ोस और मुद्रक संचार, सामाजिक नीति और धर्म, विद्यालय और कानून, परिवार और आस पड़ोस। तो इसमें सिंपल है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो क्या होगा, सबसे पहले आसपास के माहौल में ही अंतःक्रिया करना शुरू करता है, अपने परिवार के बीच में अंतःक्रिया करना शुरू करता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका परिवार और आस पड़ोस। यही वो प्राथमिक सामाजिक संस्थाओं की बॉन्डिंग बनाती है। ठीक है, यही प्राथमिक संस्थाएं हैं जो बच्चे के अंदर सामाजिकरण की भावना को पैदा करती हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में
निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं, निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। संवेदी गामक पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। इसमें आपने बताना है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं, तो ये आपको इसका जवाब देना है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में या चरण में इस तरीके से सोच सकते हैं। किस तरीके से सोच सकते हैं? निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। ठीक है, क्यों सोच सकते हैं? क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके का जो होता है अवस्थाएं उन्होंने क्या करी हैं, वर्गीकृत की हैं। उन्होंने जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अलग अलग जो आपकी ये चरण हैं उसको डिस्क्राइब किया है। आपका जो पहला चरण है संवेदी पेशी अवस्था, कौन सा है? पहला चरण है आपका संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, ये क्या है? संवेदी पेशी अवस्था। समझ रहे हैं? पहला चरण जो है वो क्या है? संवेदी पेशी अवस्था है। दूसरा चरण जो है वो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका दूसरा चरण हो गया। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सा है? दूसरा चरण हो जाएगा। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका तीसरा चरण हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या चरण, फिर हो गया मूर्त संक्रियात्मक चरण या तीसरा चरण कह सकते हैं, और उसके बाद हो जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण। आपका चौथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक, ये जो है आपका चरण हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी एज होती है। इसकी भी एज क्या होती है? इसकी जो पहली होती है ये 0 से 2 वर्ष। ये क्या होती है? 0 से 2 वर्ष होती है। और जो आपका दूसरा वाला है ये क्या होता है? 2 से 6 वर्ष। ठीक है, ये कितना होता है? ये दूसरा वाला ये आपका 2 से 6 वर्ष होता है। तीसरा वाला आपका क्या होता है? तीसरा वाला आपका 6 से 11 वर्ष होता है। ये जो आपका होता है कितना होता है? 6 से 11 वर्ष होता है। 6 से 11 वर्ष होता है। ठीक है, पहला हो गया आपका 0 से 2 वर्ष, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक आपका 2 से 6 वर्ष हो गया, तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक ये हो गया 6 से 11 वर्ष, और चौथा हो गया आपका ये औपचारिक संक्रियात्मक। ये जो हो जाता है ये लगभग आपका हो जाता है 11 वर्ष से लेकर के आगे तक। ठीक है, ये जो हो जाता है आपका ये हो जाता है 11 से आपका किशोरावस्था तक। ये क्या हो जाता है? 11 से लेके किशोरावस्था तक। ठीक है, कहाँ से हो जाता है? तो 4 चरण हैं इसके। पहला चरण आपने देखा कि संवेदी पेशी अवस्था जो कि आयु होती है 0 से 2 वर्ष, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 6 वर्ष, तीसरा होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक जो कि 6 से 11 वर्ष होता है, और औपचारिक संक्रियात्मक मतलब चौथा चरण आपका होता है 11 से किशोरावस्था तक। ठीक है, अगला देखिए। 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध क्या है? ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? क्या हो गया कि अब उसको 2 गिलास दिखाए गए। ठीक है, एक गिलास कैसा था? छोटा और चौड़ा, और दूसरा गिलास था पतला और लंबा। तो अब रीना का कहना है कि इस गिलास में ज़्यादा दूध आएगा और इसमें क्या आएगा? कम दूध आएगा। ठीक है, तो जीन पियाजे के किस सिद्धांत के अनुसार ये क्या होता है? दर्शाता है। तो बेटा ये जीन पियाजे के विकेंद्रीकरण में कठिनाई के सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है, ये क्या दर्शाता है? इसका जो है आपका विकेंद्रीकरण में कठिनाई को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला छठा,
अनु का तर्क है केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? अब आपके आगे लॉरेंस कोलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, तो ये क्या बताता है? उसको लगता है कि समाज ही तय करता है या समाज ही तय कर सकता है कि क्या गलत है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। तो आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका आंसर बताइए आप फटाफट कि क्या इसका आंसर होगा कि ये कोलरबर्ग के किस मतलब नैतिक विकास के अनुसार किस चरण को दर्शाता है जो ये बातें हो रही हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। इनके कितने चरण हैं? इनके नैतिक विकास के 6 चरण इन्होंने बताए हैं। ठीक है, कोलरबर्ग ने कितने चरण बताए हैं? 6 चरण बताए हैं। तो ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, अगला देखिए, लेव वाइगोस्की के अनुसार विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का सही तरीका, पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, बिना चर्चा के सीधे बता देना जवाब। ठीक है, तो ये आपको पाठ प्रदान करने का कौन सा सही तरीका है ये आपने बताना है। ठीक है, तो ये पाठ प्रदान करने का क्या होता है? पाठ प्रदान करने का मतलब है कि सही जो भी समस्या है उसके समाधान में उसको सहायता प्रदान करना। जो भी समस्या दी गई है या पढ़ने में जो समस्या आ रही है उसके समाधान के लिए उसको क्या करना है? सहारा देने का काम करना है। ठीक है, तो पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका इसमें से सबसे सही हो जाएगा? ठीक है, तो देख लीजिए, सीधी बात है कि जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। ठीक है, अगर हमने कुछ बताया, हमने कोई समस्या सॉल्व करने के लिए दी या किसी अधिगम कार्य में कठिनाई प्रतीत हो रही है बच्चे को, तो उसको क्या करेंगे आप? डायरेक्ट निगलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जवाब नहीं देंगे, आप उसे पहले इशारा करेंगे, थोड़ी सी चीज़ों को बताएंगे, तब क्या हो जाएगा? उसको सहारा मिल जाएगा और वो आंसर को कर लेगा या समस्या का समाधान कर लेगा। अगला देखिए, लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? कंठ स्मरण पर अत्यधिक जोर, सहयोगात्मक अधिगम, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या फिर मान्यकृत पाठ्यक्रम। तो जो लेव वाइगोस्की थे उन्होंने सबसे ज़्यादा या किसे बढ़ावा दिया? सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम को इन्होंने क्या किया है? ज़्यादा बढ़ावा दिया है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? ये अपने वयस्क साथी या अध्यापक के सहयोग से जानकारी एकत्र करते हैं, फिर उसी जानकारी का उपयोग करके अपने कार्यों को निर्देशित करते हैं। क्या करते हैं? किसी अपने बड़े सहपाठी या अध्यापक से जो जानकारी होती है उसको इकट्ठा करते हैं और उस जानकारी के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जिससे इनको क्या होती है? उस कार्य को करने में मदद मिलती है। इसका मतलब है कि सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है। ये सहयोग के द्वारा अपने समस्या समाधान करते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? तो एक जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? उन्हें समझा जाता है ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में। क्या समझा जाता है? ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में समझा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें शिक्षा दर्शन में बताया गया है कि बच्चों को रटने पर निर्भर होने के बजाय सीखने, खुद से करके सीखने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रटंत विद्या को ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, रटने के बजाय कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, खुद के दिमाग को डेवलप करना है कि हमें आगे इस समस्या को कैसे समाधान करना। किसी चीज़ को रट के नहीं, किसी चीज़ को उसको जैसे होता है नकल करके, वैसा कोई सीन नहीं है। खुद से सोचिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रजनी देखी गई वस्तुओं के साथ मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? भाषाई, संगीतीय, स्थानिक, या फिर
अंतर्वैयक्तिक। ये आपको बताना है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार ये किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये कैसी है? ये स्थानिक बुद्धि है। कैसी है? स्थानिक बुद्धि है, स्पैटिकल बुद्धि होती है इसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्पैटिकल। इसको क्या कहते हैं? स्पैटिकल। ये स्पैटिकल बुद्धि को दर्शाती है। ठीक है, ये होता क्या है? इसमें स्थानिक बुद्धि बहुबुद्धि के सिद्धांत का ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपका क्या होता है कि स्थानिक निर्णय और मन की आंखों से कल्पना करने से संबंधित है। ये क्या करता है? ये देखता है और मन की आंखों से, दिमाग और मन की आंखों का इसमें कॉम्बिनेशन हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? ये दी गई चीजों का मानसिक चित्रण कर लेती है। ठीक है, जैसे कोई चीज देखी, आंखों को उससे देखा, दिमाग ने कैप्चर किया और उसका ये क्या कर देगी? एक इमेज बना देगी। ठीक है, जैसे आपके वो होते हैं जैसे पुलिस उसमें होते हैं नहीं, थाने वाने में, कि किसी क्रिमिनल का अगर किसी ने देखा है तो उस देखी हुई चीज का एक चित्रण बना देना। ठीक, तो उनके पास भी इसी टाइप की बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि। ठीक है, इसमें आंखों का और माइंड का कनेक्शन बहुत जबरदस्त होता है। अपने विचारों का मौखिकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या दर्शाता है? भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है। जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। भाषा संज्ञान को सुधारित करती है। भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है। अपने विचारों का मौखिकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। तो बेटा सीधे सीधे ये भाषा आधारित सवाल है, तो भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। भाषा संज्ञान को क्या करती है? सुसाधित करती है। यही है इसका क्या मतलब है कि ये लेव वाइगोस्की वाला सिद्धांत है, कि लेव वाइगोस्की वाला ये सिद्धांत है। उनके अनुसार भाषा प्राप्त करके बच्चे अपने मानसिक कार्यों को निर्देशित करते हैं। भाषा प्राप्त करके बच्चे अपने मानसिक कार्यों को क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। ठीक है, अगला जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है। एक जन्मजात जैविक गुण है। यह सामाजिककरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है। तो सीधे सीधे बेटा इसका कोई आंसर नहीं, इसका यही आंसर होगा कि एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। जो जेंडर है, जो लिंग है, जो जेंडर है, वो किसके द्वारा? एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें स्त्री पुरुष वाला मामला है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। सीधी सी बात है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह बिल्कुल सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। जब अलग अलग प्रकार के हैं, अगर कोई ए है, बी है या सी है, ये अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और जब एक ही जगह पे इन सारी चीज़ों को अलग अलग पाठ्यक्रमों के हिसाब से पढ़ते हैं तो ये क्या करते हैं? इसने इसकी कुछ सीखा, इसने इसकी कुछ सीखा, इस तरीके से ये क्या होते हैं कि अपने साथियों से कई कौशल सीख लेते हैं। अगला देख लें, अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? संदर्भित होना चाहिए, मान्यकृत होना चाहिए, मानदंड संदर्भित होना चाहिए, फिर अध्यापक अभिमुखी होना चाहिए। आपको बताना है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, तो अधिगम के लिए जो मूल्यांकन है बच्चे, वो क्या होना चाहिए? संदर्भित होना चाहिए। संदर्भित क्यों होना चाहिए? क्योंकि मूल्यांकन से पता चलता है कि सीखने वालों के द्वारा महारत के वांछित स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला देख लो, एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी? बड़े बड़े गद्य
कंठस्थ याद करने के लिए, न किसी समस्या को दर्शाने के लिए अभिसारित तरीके को प्रोत्साहित करना, वेट कर लेते हैं। प्रक्रियात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, रुकते हैं। ऐसी समस्या प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। जब आपकी जो सोच है, जो आपकी क्रिएटिविटी होगी, जब आप ज़्यादा सोचेंगे, जब किसी, मान लीजिए इस पेन के बारे में मैंने 4 बच्चों से पूछा, तो वो 4 बच्चे अलग अलग उत्तर देंगे या 4 तरीके से उत्तर देंगे, तो इससे पता चलता है कि एक समस्या के लिए कई सारे समाधान हो सकते हैं, और उन समाधानों को सोचना ही आपका क्या होता है, सृजनात्मक सोच कहलाता है। ठीक है, तो आपका सीधे सीधे हो जाएगा क्या, ऐसी समस्या प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। अलग अलग तरीके के आप समाधान खोजिए और उस समस्या को हल करिए। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है। वंचित वर्गों के जो बच्चे हैं या विद्यार्थी हैं, उनके सफल समावेशन हेतु क्या होना चाहिए, अन्वय पाठ्यक्रम होना चाहिए, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, उचित समायोजन, या फिर अगम दुर्गम इमारती संरचना। आपको इसका जवाब देना है। इसका जवाब बताइए कि वंचित वर्गों के लिए उनके सफल समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका उचित समायोजन। इसका क्या होगा आंसर, उचित समायोजन होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अलग अलग जो संवर्ग के बच्चे हैं उनका समावेशन हो जाएगा, मिलजुल करके वो क्या करेंगे, ये समझ लीजिए एक तरीके के समानता के अधिकार को भी बढ़ावा देगा। किसको बढ़ावा देगा, समानता के अधिकार को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, और भेदभाव से रोकेगा, भेदभाव से रोकेगा भी। किस सिद्धांत पर समावेशन विचारधारा आधारित है, समता, समानता, अलगाव या पक्षपात। ये दोनों तो पहले ही कट गए। आपका होता है समता पर। किस पर होता है, किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है, तो ये समता के विचार पर, विचारधारा पर ये आधारित है। ठीक है, समता का सिद्धांत जो होता है वो समावेशी शिक्षा का मुख्य आधार होता है। जो समता होती, समावेशी शिक्षा होती है, ये समता उसका मुख्य आधार होता है। ठीक है, यहाँ पर सभी छात्रों के साथ क्या किया जाता है, समान व्यवहार किया जाता है। क्या किया जाता है, समान व्यवहार किया जाता है। ठीक है, यहाँ किसी को अलग थलग नहीं किया जाता है। अगला देख लीजिए, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है। उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, बहुत सचेत होना, लंबे निर्देशों को सुनते समय धैर्यवान रहना, या फिर आकुल होना। अवधान न्यूनता मतलब उसका ध्यान नहीं लग रहा है, अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहा है बच्चा, तो बिल्कुल आकुल रहेगा। किसी चीज के लिए क्या रहेगा, आकुल रहेगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेगा कि हमको ये जानकारी मिल जाए, हमें ये मिल जाए, समझे। ये स्थिर नहीं रहेगा, इसके अंदर बहुत कैसा होगा, चंचलता होगी। क्या होगी, चंचलता होगी। ठीक है, चंचलता होगी, इसलिए वो उसके अंदर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम रहेगी। सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में क्या सही है, वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, बिल्कुल नहीं। वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, अच्छा। वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास से पिछड़े होते हैं, बिल्कुल नहीं। उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती, बिल्कुल भी नहीं। जो आपके क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। इनको एक समस्या दे दो, ये अनेक समाधान तुम्हें खोज करके दे देंगे। ठीक है, यही होता है संज्ञानात्मक बच्चे जो होते हैं, मतलब होशियार वाले। अगला देखते हैं, स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। ठीक है, स्वालीनता से जूझते बच्चों में क्या ऐसी कोई खासियत होती है, क्या सामर्थ्य होता है, पोटेंशियल होता है जिसे अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है, इसका जवाब आपको बताना है। ठीक है, ये कैसे बच्चे होते हैं ये बताइए पहले, कैसा। पहली चीज तो ऑटिज्म एक विकार संबंधी समस्या है जिससे पीड़ित व्यक्ति को पढ़ने लिखने, बातचीत करने, मेल जोल में इस तरीके की समस्याएं
आती हैं। ऑप्टिज्म या स्वालीनता से जूझते विद्यार्थी में क्या होता है, पढ़ने लिखने में, बातचीत करने में, मेल जोल करने में क्या होती है, कठिनाई का वो अनुभव करता है। उसके बावजूद भी कोई एक ऐसा पोटेंशियल, कोई ऐसी स्ट्रेंथ, कोई ऐसी सामर्थ्य होती है जिसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा सकता है, ये व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण। ठीक है, ये ऐसा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका उपयोग कर सकती है या सदुपयोग कर सकती है। विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस बात पर बल देना चाहिए या किस पर बल देना चाहिए। दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण करने के लिए कंठस्थ वाला काम होना ही नहीं है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए, व्यवहार के अनुकूलन के लिए या फिर पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। अगर आप एक प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम बनाना चाहते हैं तो बेटा उसको क्या करोगे, पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन से जोड़ोगे, वास्तविक जीवन संदर्भ से उसको क्या करोगे, जोड़ोगे। ठीक है, तभी वो अच्छे से सीख पाएगा। कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है, खोजी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, सहज अनुमान लगाना या फिर निष्क्रिय नकल। ये ऐसा उपागम है जो ये क्या करता है, ये बच्चों की योग्यता को कमतर आंकता है। ठीक है, अगला देख लो। कथन है, किसी नए संप्रत्यय को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। ठीक है, किसी नई चीज को अगर हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कोई नया अध्याय पढ़ा रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, उसी से कुछ रिलेटेड उसके पूर्व ज्ञान को भी उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, कि वो पहले से क्या जानता है या कुछ थोड़ा बहुत जो वो जानता है, तो उस स्टोरी को आप कुछ थोड़ा सा बता दो, नरेट कर दो, तो वो क्या होगा, उसको बहुत सही क्या ज्ञान होने लगेगा, मतलब वो चीज़ों को रिकॉल कर लेगा। तर्क क्या है इसका, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब तो पहले ही बात हो गई कि असंबंधित खंड जब होंगे, जब भाई जो पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाई गई चीज और जो हम ज्ञान दे रहे हैं वो आपस में संबंधित ही नहीं है। पूर्व ज्ञान जो हम दे रहे हैं और जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपस में संबंधित ही नहीं है, तो कहाँ से सफलता मिलेगी। तो ये तो पूरा गलत है, मतलब इसके लिए जो ये बात कही गई इसके हिसाब से ये गलत है। ठीक है, तो सीधा सही है कि ए सही है किंतु आर गलत है। तो पहला तो सही है क्योंकि भाई उसके पूर्व ज्ञान को जोड़ोगे तो अच्छे से पढ़ना सीख जाएगा। लेकिन अब क्या है कि तुम जो अभी बता रहे हो ए संबंधित कर रहे हो बी से, तो कहाँ से उसका हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो ए सही है, आर गलत है। अधिगम की प्रकृति डैश और डैश है। कैसी है अधिगम की प्रक्रिया बेटा, पहली चीज तो सक्रिय है। कैसी है अधिगम की जो आपकी प्रकृति है वो क्या है, सक्रिय है और सामाजिक है। सक्रिय और सामाजिक है। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर आपका ए हो जाएगा, सक्रिय और सामाजिक है। निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली हैं। स्मृति सहायक विधियां, अन्वेषण, प्रक्रियात्मक स्थिरता, कलन विधि। इसमें से आपको जवाब देना है कि कौन सा सही है। तो पहली चीज तो आपका जो समस्या समाधान के लिए वो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो स्मृति सहायक विधियां होनी चाहिए। दूसरी चीज आपकी क्या होनी चाहिए, अन्वेषण होना चाहिए। प्रक्रियात्मक स्थिरता नहीं होनी चाहिए, कलन विधि होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपका क्या क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया। तो जहां भी आपका आंसर है ए बी डी वो सही हो जाएगा। ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी ये रहा। चौथा नंबर ये रहा, ये आपका ए बी डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो फटाफट। कथन है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो। ठीक है, भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। अच्छा भाई, तो अब क्या है कि एक अध्यापिका को विचार साझा करने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, चाहे वो भ्रांति ही क्यों ना हो, चाहे वो भ्रांति ही क्यों ना हो। दूसरा, भ्रांति विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ सिद्धांत वो बना लेते हैं जो स्वयं से गठित होती है। ठीक है, और सहज सिद्धांत होती है जो अधिगम प्रक्रिया में
महत्वपूर्ण होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि ये सही है और इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, बात खत्म, अगले ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला देख लो। संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशल को बेहतर करती है। जहां एंग्जाइटी हो गई, दुश्चिंता हो गई, वहां काम ही नहीं बनेगा। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता। निराशा अधिगमकर्ताओं को अधिक प्रयास करने को अभिप्रेरित करती है। बिल्कुल नहीं, डिप्रेशन चला जाएगा तो कहाँ से करेगा। शर्मिंदगी ये क्या करती? ये भी खत्म। बचा आपके पास क्या? संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है। ठीक, अगला, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना जाना चाहिए? महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी, असफलता स्वीकृत, बिल्कुल नहीं, सफलता परिहार नहीं, प्रदर्शन उन्मुखी भी नहीं। उसको क्या होना चाहिए? वो जो भी कर रहा है वो उस चीज में वो क्या हो जाए? एक्सपर्ट हो जाए। ठीक है, वो क्या हो जाए? जिस चीज को भी कर रहा है, जिस भी चीज को पढ़ रहा है, जिस कार्य को कर रहा है, उसमें क्या हो जाए? एक्सपर्ट हो जाए। ठीक है, अगला, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि डैश नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। क्या चीज? जो होता है आपका स्कीमा सक्रियता। क्या होता है? स्कीमा सक्रियता। ठीक है, जो आपका स्कीमा सक्रियता है वो होती है आपकी क्या? और अधिगम आसक्तता। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमा सक्रियता और अधिगम आसक्तता नकारात्मक रूप से करती है, अधिगम जो आपका स्कीमा सक्रियता है ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, दो रूप से प्रभावित करता है, सकारात्मक और नकारात्मक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित या बहिष्कार केंद्रित? तो बेटा ये क्या होता है? ये अधिगमकर्ता मतलब स्टूडेंट सेंटर्ड होती है या चाइल्ड सेंटर्ड होती है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर में आए हुए 30 क्वेश्चन जो आपको देखने जरूरी हैं कि किस किस हिसाब के क्वेश्चन हैं। और इससे आपको मैं बिल्कुल आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, अगर हमारी प्रयास, हमारे कंटेंट आपको पसंद आते हैं, हमारी टीम की कोशिशें जो आपके लिए किए जा रही लगातार वो सही लगती हैं, पसंद आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि कहाँ पर आपको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको ऐसा लगता है, क्योंकि हम आपके लिए हैं। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जैसे सहयोग की ज़रूरत होगी, वो हम आपके लिए तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। इसका कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है कि हम आपसे कोई चार्ज करते हैं, हमें कोई पैसों की नीड है, ऐसा कोई सीन नहीं है। हम आपके लिए खड़े हैं, जितनी कोशिश हमारी हो सकेगी वो बिल्कुल हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। बस आपको क्या नीड है और क्या चाहते हैं आप, वो हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिए और प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट कीजिए, जिससे हमारा मोरल और हाई हो, हम क्या हो, फीडबैक अच्छा होता है तो और ज़्यादा आदमी क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है ना, उससे और ज़्यादा मोटिवेट होता है और अच्छी चीज़ें करता है आपके लिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।